नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो गया, लेकिन तारीखों के ऐलान होने से पहले ही समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर चल रहा है। बीजेपी अखबारों में फर्क साफ है नाम के एडवर्टाइजमेंट लगातार छपवा रही है, तो इसके जवाब में समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देना शुरू कर दिया है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी सरकारों का फर्क बता रही है। चौक चौराहे पर बड़े बड़े पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। पोस्टर वॉर में कौन किस पर भारी पड़ रहा है, आपको दिखाते हैं हमारी इस डिटेल रिपोर्ट में। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर आतंकवादी जहां मर्जी वहां विस्फोट कर लेते थे। 2017 के बाद एक भी विस्फोट नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। ये फर्क साफ है। कई ऐसी बेटियां बहनें आई हैं जिन्हें आत्मदाह तक मुख्यमंत्री आवास में करना पड़ा, तब एफआईआर दर्ज हुई है। कौन नहीं जानता इन बातों को? केवल प्रचार भी चल रही सरकार, छोटे प्रचार का। यूपी में प्रचार धुआंधार हो रहा है। प्रचार पर्चे से निकलकर अब जरा बड़ा हो गया। अखबारों में आता है, चौक चौराहे बैनर पोस्टर प्री बुकिंग में चले गए। बीजेपी फर्क बता रही है कि 2017 के पहले क्या हुआ और 2017 के बाद क्या हुआ। असली डेवलपमेंट की कहानी तो लिखी गई 2017 से 2022 के बीच। 2017 के पहले प्रदेश में दंगे होते थे। पेशेवर दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था। सरकार और पुलिस उनके सामने गिड़गिड़ाती थी दंगाइयों के सामने। 2017 के बाद भी परिवर्तन आया है। आज पेशेवर दंगा किसी बिल के अंदर छुपा हुआ है या दूसरे लोग की यात्रा में जा चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर खोल करके सिर उठा करके दंगा करके चलने का तो साहस नहीं कर सकता है। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर आतंकवादी जहां मर्जी वहां विस्फोट कर लेते थे। 2017 के बाद एक भी विस्फोट नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। ये फर्क साफ है। 2017 के पहले प्रदेश की बेटियां असुरक्षित थी, वो स्कूल नहीं जा पाती थी। बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो अपनी बेटियों को उत्तर प्रदेश में एडमिशन स्कूल और कॉलेजेस में करवाने के बजाय उत्तर प्रदेश के बाहर करवाती थी, अपने दूर के रिश्तेदार के यहां भेजती थी। 2017 के बाद ये परिवर्तन साफ आया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में एक बड़ा कैंपेन शुरू किया गया जिसका टाइटल है फर्क साफ है। टेलीविजन से लेकर अखबारों तक इसके विज्ञापन भी जारी कर दिए गए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी सरकार और सपा सरकार के बीच के फर्क को बताया, और देखते ही देखते ये फर्क आम लोगों की जुबान पर चढ़ गया। बीजेपी के इस विज्ञापन में अखिलेश के 5 साल और योगी के 5 साल की तुलना की गई है। एक तरफ 2017 के पहले की हालत और दूसरी तरफ 2017 के बाद की हालत बताई गई। इस विज्ञापन के जरिए बीजेपी ने मेडिकल कॉलेज, एक्सप्रेसवे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, किसानों की कर्ज माफी, किसानों की मदद, मेट्रो की संख्या जैसी तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने की कोशिश की है। बीजेपी ने फर्क साफ है को अपने प्रचार की टैगलाइन बना ली है। आजकल मंच से जब योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तो वो भी फर्क बताते हैं। पीएम मोदी बोलते हैं तब वो भी इसी टैगलाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ। अमित शाह ने भी एक फर्क बताया जिस पर खूब सियासी बवाल हुआ। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूँ, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है। भाई कहे पर बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। मेरठ में यूनिवर्सिटी होने के बावजूद किराए के घर में रहकर दिल्ली में अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी। सलामती नहीं थी। आज कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। ये परिवर्तन केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का। प्रचार वॉर तब और तेज हो गई जब बीजेपी के विज्ञापन के जवाब में समाजवादी पार्टी के लोगों ने अखबार के फुल पेज पर बहुत फर्क है टाइटल से 2012 से 2017 तक की उपलब्धियों का जिक्र छपवा दिया।
इसमें डायल 100 का जिक्र था। महिलाओं के लिए जो अखिलेश सरकार में 1090 हेल्पलाइन शुरू की गई थी उसका जिक्र था। 108 एम्बुलेंस सेवा, देश के सबसे लंबे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का जिक्र था। छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य के लिए जो लैपटॉप बांटे गए उसका जिक्र था। लखनऊ मेट्रो को रिकॉर्ड वक्त में चालू करने का दावा था। सैमसंग, HCL, इंडो गल्फ, गुजरात कोऑपरेटिव जैसी बड़ी कंपनियों को यूपी लाने का दावा था। बेरोजगारों को भत्ता देने का दावा था। समाजवादी पेंशन की शुरुआत करने का दावा था और इकाना स्टेडियम तैयार करने का दावा था। 2017 के पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में मात्र 18,000 आवास सैंक्शन हुए थे, वह आवंटित भी नहीं हुए थे। 2017 के बाद अब तक 43 लाख गरीबों को एक एक आवास प्रदेश के अंदर मिला है। तो क्या उन 43 लाख परिवारों के लिए यह राज्य सरकार उपयोगी नहीं है क्या? 2017 के पहले कुछ लोगों को स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय बामुश्किल मिल पाए थे, उसके लिए भी सिफारिश करनी पड़ती थी। हमारी सरकार आई, 2 करोड़ 61 लाख परिवारों के लिए एक एक शौचालय बना दिए गए। उन 2 करोड़ 61 लाख परिवारों के लिए हम लोग उपयोगी ही होंगे। 2017 के पहले प्रदेश में भूख से मौतें होती थीं। 2017 के बाद 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा और हर जरूरतमंदों को राशन की सुविधा प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रही है। तो उन गरीबों के लिए जिनको आपदा के समय सरकार फ्री में राशन दे रही है, उनके लिए सरकार उपयोगी ही होगी। समाजवादी पार्टी के इस विज्ञापन के बाद बीजेपी पहले से ज्यादा एक्टिव हो गई। बीजेपी के लोगों ने भी अगले ही दिन फुल पेज पर प्रचार छपवाया, जिसमें 2017 के पहले और 2017 के बाद का फर्क बताया गया। बीजेपी ने इस विज्ञापन में बताया कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, लेकिन 2017 के बाद 59 हो गए। 2017 के पहले 2 एक्सप्रेसवे हुआ करते थे, लेकिन 2017 के बाद 4 नए एक्सप्रेसवे तैयार हुए। 2017 के पहले 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ करते थे, जबकि 2017 के बाद 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए। 2017 के पहले किसानों की कर्ज माफी 0 थी, जबकि 2017 के बाद 86 लाख किसानों की कर्ज माफी हुई। 2017 के पहले 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान हुआ, लेकिन 2017 के बाद करीब 1.5 लाख करोड़ का गन्ना भुगतान किया गया। ये बीजेपी दावा कर रही है। बीजेपी का यह भी दावा है कि 2017 के पहले करीब 2 लाख युवाओं को नौकरी मिली, जबकि 2017 के बाद 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। बीजेपी का यह भी दावा है कि पीएम आवास निर्माण का काम 2017 के पहले 0 था, जबकि 2017 के बाद 43 लाख बेघरों को आवास बांटे गए। 2017 के पहले किसी को मुफ्त गैस कनेक्शन नहीं मिला था, लेकिन 2017 के बाद 1 करोड़ 67 लाख लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला। इसके अलावा करीब 1,38,000 सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हुआ। गांव में 18 घंटे और शहरों में 22 घंटे बिजली आने लगी और बीजेपी की सरकार में 5 शहरों में मेट्रो चालू हुआ। भाजपा सरकार की ओर से करीब 5 दिन पहले लखनऊ के विभिन्न चौक चौराहों पर पोस्टर बैनर लगवाए गए थे, जिसमें पिछली अखिलेश यादव की सरकार और वर्तमान योगी आदित्यनाथ की सरकार की तुलना की गई थी। माना जा रहा है कि इसी पोस्टर के लगाने के बाद सपा ने अखबार में विज्ञापन छपवाया था। हालांकि चुनाव आयोग ने जैसे ही आचार संहिता लागू किया, वैसे ही विभिन्न चौक चौराहों से फर्क साफ है कि पोस्टर बैनर हटाए जाने लगे। कई ऐसे छात्र नौजवान हैं जिन्होंने लैपटॉप समाजवादी सरकार में पाया और अपने आप रोजगार और काम धंधा शुरू कर दिया। मुझे जब बांदा में जाने का मौका मिला था, तो बांदा में एक नौजवान अपने आप उसी समाजवादी लैपटॉप से काम कर रहा था और रोजगार और अपने परिवार को चला रहा था। झूठ बोलने वालों को, नाम बदलने वालों को बताइए, वीपी रावत जी का कौन सम्मान नहीं करता? किस देश का कौन व्यक्ति है जो सम्मान नहीं करेगा? मैनपुरी में बहुत सारे शहीद लोग हुए, एटा, मैनपुरी, गाजीपुर, राजनगढ़, मुजफ्फरनगर, ये तमाम शहीदों ने अपने देश का नाम आगे बढ़ाया है। सैनिक स्कूल किसने बनाया? नेताजी डिफेंस मिनिस्टर, समाजवादी सरकार में बना। हमें कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन ये सरकार है जो अब जिसको सम्मान देना चाहती है उसके लिए भी कोई काम नहीं करती, केवल नाम बदलती है। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर,
चौक चौराहों के किनारे लगे ये पोस्टर समाजवादी पार्टी ने लगवाए थे। तस्वीर कानपुर की है। बीजेपी के पोस्टर के ठीक बगल में समाजवादी पार्टी का पोस्टर लगा है, जिसमें लिखा हुआ है सरसों का तेल पहले 100 रुपए लीटर हुआ करता था, अब 200 रुपए लीटर है, फर्क साफ है। पेट्रोल पहले 70 के पार हुआ करता था, अब 100 के पार है, फर्क साफ है। इसके अलावा सब्सिडी वाला सिलेंडर पहले 450 रुपए का हुआ करता था, अब 1000 रुपए का है। समाजवादी पार्टी के इस पोस्टर में दावा किया गया कि पहले बिजली 3.5 रुपए प्रति यूनिट थी, अब 5.5 रुपए प्रति यूनिट हो गई है। समाजवादी पार्टी ने यह भी दावा किया कि महिला सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था पहले थी। बीजेपी राज्य में यूपी महिला अत्याचार में नंबर 1 हो गया। समाजवादी पार्टी का यह भी दावा था कि पहले रोजगार दिए जाते थे, अब सिर्फ पेपर लीक होते हैं। पहले किसान घर में आराम से सोता था, अब रात रात भर खेतों में जाकर पहरेदारी करता है। अब प्रयागराज की तस्वीरें देखिए, जिस पर लिखा है पहले 18 लाख छात्र छात्राओं को फ्री लैपटॉप बांटे गए, अब हाथरस की बेटी को केरोसिन से जलाया जाता है और सरेआम महिलाओं का चीरहरण होता है। फर्क साफ है। एक व्यापारी परिवार यहाँ आया था प्रतापगढ़ का मिलने मुख्यमंत्री से, सुरक्षा मांग रहा था और वो प्रतापगढ़ पहुंचा, उसकी हत्या हो गई। और कई ऐसी बेटियां बहनें आई हैं जिन्हें आत्मदाह तक मुख्यमंत्री आवास में करना पड़ा, तब एफआईआर दर्ज हुई है। कौन नहीं जानता इन बातों को? केवल प्रचार पे चल रही सरकार, छोटे प्रचार पर। मैंने कई मौकों पर कहा कि हिटलर के पास केवल एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे। इस सरकार में तो पूरी सरकार प्रोपेगेंडा पे चल रही है। इधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने जहां पोस्टर लगवाया था, उसके ठीक बगल में बीजेपी ने भी अपने बैनर और पोस्टर लगवा दिए। हालांकि आचार संहिता लगते ही ज्यादातर पोस्टर हटा लिए गए, लेकिन चुनाव से पहले का ये पोस्टर वॉर पब्लिक पर कितना असर डालेगा? पोस्टर वार से आम जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसने काम किया है और जो जनता के बारे में सोचता है, वो उसी को ही वोट देगा। सपा हो या भाजपा हो, हमें पोस्टर वाद से कोई लेना देना नहीं है। जिस भी पार्टी ने काम किया है, हम उसी को वोट देंगे। हम आने वाले समय में जो भी अगर आता है वोटिंग का, तो हम उसको देख करके करेंगे। इन पोस्टरों से और शब्दों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, हम वोटर हैं, हम महिलाएं हैं, हमें मालूम है कि हमें अपना वोट किसे देना है। ये पोस्टर वोट जो चल रही है, इससे कोई हमें लेना देना नहीं है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, 2 लोग लड़े तो फायदा तीसरा उठा ले जाता है। इधर बीजेपी और समाजवादी पार्टी फर्क साफ है कि पोस्टर पर लड़ते रहे। शाम होते होते मायावती आई और हल्के से एक पोस्टर जारी कर दिया। इस पोस्टर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रचार के जवाब में सिर्फ 2 लाइनें लिखी गई। 10 मार्च सब साफ, बहन जी हैं यूपी की आस। इस पोस्टर में मायावती नजर आ रही थी, साथ में सतीश चंद्र मिश्रा थे, जो मायावती की पार्टी बीएसपी के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं। मायावती राजनीति की पुरानी प्लेयर हैं और उन्हें अच्छे से पता है कि कब किस गेंद पर बाउंड्री लगानी है। मायावती ने इस बार भी यही किया। मायावती के समर्थक दावा करते हैं कि बहन जी को इस चुनाव में हल्के में लेने वाले बहुत भारी गलती कर रहे हैं। खैर, पोस्टर वॉर का रंग पब्लिक के दिल और दिमाग पर कितना असर डालेगा, इसके लिए 10 मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा। पर उससे पहले वोटर बनकर आप इस युद्ध का आनंद लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जनसंख्या के लिहाज से अगर देखें तो देश का सबसे बड़ा सूबा है यूपी, और यूपी का चुनाव हर बार बेहद दिलचस्प होता है। लेकिन इस बार कांटे की टक्कर तय है, खासकर पश्चिमी यूपी में, जहां किसानों की नाराजगी विपक्षी दलों के लिए सबसे बड़ा हथियार है। पश्चिमी यूपी में विधानसभा की कुल 136 सीटें हैं और जाट मुस्लिम किसानों की भूमिका सीट निकालने के लिहाज से बड़ा फैक्टर है। तो पश्चिमी यूपी पर कब्जे का मतलब सत्ता पर काबिज होने के लिए अपर हैंड, और यही वजह है कि इस बार भी हर सियासी दल यहां उम्मीद का गोता लगा रहा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बीच सवाल यह है कि इस बार पश्चिमी यूपी का वोट किसके पाले में जाएगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राष्ट्र नायक सरदार पटेल एक ओर है और दूसरी तरफ इस राष्ट्र को तोड़ने वाले जिन्ना दूसरी तरफ। इस प्रदेश में न सपा लड़ रही है और न बसपा लड़ रही है, सिर्फ कांग्रेस ही ये लड़ाई लड़ सकती है। ठोको राज में पता ही नहीं है कौन किसको ठोक दे। चारों तरफ गन्ने के लहलहाते हरे भरे खेत और भाषा के मिठास लिए यह है यूपी का पश्चिमी इलाका। यहाँ की मिट्टी में जाति धर्म की एकता की खुशबू बिखरी है। यहाँ किसान, जाट और मुस्लिम समुदाय के सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं।
लेकिन 2012 के मुजफ्फरनगर दंगों, फिर पलायन और किसान आंदोलन के बाद यहाँ का सियासी समीकरण जरूर बदल गया है। ऐसे में इस बदले हुई सियासत और गणित को नेता अपने हिसाब से अपने पक्ष में करने की कोशिश में रहते हैं। जाटलैंड का ज्यादातर इलाका किसान, जाट और मुस्लिम बहुल माना जाता है। पारंपरिक रूप से मुस्लिम आबादी बीजेपी के खिलाफ दिखाई देती रही है, तो किसान और जाट बीजेपी के पक्ष में दिखाई देते रहे हैं। लेकिन किसान आंदोलन की वजह से इस बार के समीकरण काफी बदल चुके हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 136 सीट वाले पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिमों की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। कहा जाता है कि सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, बागपत और अलीगढ़ मुरादाबाद मंडल समेत करीब 100 विधानसभा सीटों पर ये बिरादरी निर्णायक भूमिका में है। पूरे यूपी में जाट 8% के करीब है, जबकि जाटलैंड में जाटों की आबादी 20% है, मुस्लिम 36% है, दलितों की आबादी 25% है और ब्राह्मणों की आबादी करीब 10% बताई जा रही है। जाट और मुस्लिम वोटों के अलावा यहाँ गुर्जर, सैनी और कश्यप बिरादरी के 2-2% वोटर भी काफी अहम माने जाते हैं। मौजूदा वक्त में गुर्जर, सैनी, कश्यप और ब्राह्मण समुदाय बीजेपी का परंपरागत वोटर है, लेकिन जयंत चौधरी भी जाटों के साथ साथ इसी समुदाय को साध कर अपनी राजनीतिक नैया पार कराने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी यूपी में जाटों को साधने के लिए किसान हित की बात करनी होगी, इसीलिए किसानों के मुद्दे पर सभी विरोधी दल एक सुर में बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, क्योंकि 2014 चुनाव के बाद यहाँ का जाट वोट बैंक का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ चला गया था। 70 साल लगे पेट्रोल को 70 रुपए के दाम पर आने के लिए और 7 सालों में 100 रुपए तक पहुंच गया है। डीजल का दाम देखिए, आपको ना गन्ने का दाम मिल रहा है, ना गेहूं का, ना धान का। बिजली की बड़ी बड़ी बिलें आ रही हैं, खाद नहीं मिलती, बीज नहीं मिलते, गैस सिलेंडर आपको पकड़ा दिए गए। आज क्या आप गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं? उसको दोबारा से भरवा सकते हैं? ये उत्तर प्रदेश में ही जिस तरीके से किसानों का आंदोलन को कुचलने का काम किया सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी, उनके गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे पर आरोप और अब तो सुप्रीम कोर्ट जांचें, न जाने कितने कितने सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं ऐसा हो सकता है जो अन्नदाता है उसको जीप के टायर से कुचल दें? किसान को टायर से कुचल दिया गया। जो जाट 1998 से 2019 के बीच दूसरे राजनीतिक दलों से निराश होकर बीजेपी की तरफ आया था, किसान आंदोलन की वजह से अब वो बदला सा जरूर दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखना यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव तक क्या समीकरण बनते हैं, लेकिन जाटलैंड से एक बार फिर नई राजनीति का उदय जरूर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वैसे इस बार उत्तर प्रदेश की चुनावी फिजा में एक सवाल खूब तैर रहा है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा तो किसका रास्ता खुलता जाएगा, क्योंकि तमाम सियासी पार्टियां जुट गई हैं ब्राह्मण वोटर्स को लुभाने में। सभी सियासी दल और नेता ब्राह्मणों के पैरोकार बनकर चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। 5 साल ब्राह्मणों को भूल चुके नेताओं को अचानक उनकी याद क्यों आने लगी है? ब्राह्मण इतने जरूरी क्यों हो गए इस चुनाव में? यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स पर सबसे सटीक रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे दिनेश शर्मा ने ब्राह्मण देवता परशुराम की भव्य मूर्ति का उद्घाटन किया तो ब्राह्मण नेताओं के मुरझाए चेहरे पर लालिमा खिल गई। रीता बहुगुणा दोषी ने इस प्रतिमा को बनवाया, दिनेश शर्मा ने फीता काटा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने ताली बजाई, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपनी मौजूदगी दिखाई। बीजेपी का हर बड़ा ब्राह्मण नेता एक फ्रेम में नजर आया। हमारे लिए आस्था का प्रश्न है, लेकिन मैं समझता हूँ दूसरे कुछ लोगों के लिए आज जो मौसमी चुनाव का जो मौसम है, कुछ लोग मौसमी राम भक्त हो गए। का अनावरण किया गया और इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के जो ब्राह्मण मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण नेता, सांसद और विधायक यहाँ पर मौजूद रहे। भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने किया और उसके साथ कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, सांसद रीता बहुगुणा जोशी और तमाम बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। और ये जो तस्वीरें हैं वो बताने के लिए पर्याप्त है कि ब्राह्मण मतों पर दावेदारी के लिए
सभी सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पहले अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर ब्राह्मण मतों पर अपनी दावेदारी ठोकी और आज भारतीय जनता पार्टी ने भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण कर ये बताने की कोशिश की है कि ब्राह्मण मतों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज भी उतनी मजबूती से खड़ी है जितना कि पहले खड़ी हुई थी। एक हफ्ते से बीजेपी और सपा के बीच जैसे कंपटीशन चल रही है, कौन कितना बड़ा परशुराम भक्ति दिखा सकता है। भक्ति में शक्ति होती है और शक्ति अगर मिल जाए तो सत्ता ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकती। एक हफ्ते पहले लखनऊ में भगवान परशुराम की प्रतिमा का अखिलेश यादव ने उद्घाटन किया था। और अब बीजेपी ने अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम की प्रतिमा के उद्घाटन के मौके को एक मेगा इवेंट में बदल दिया था, जैसे अपने पावर के प्रदर्शन का जरिया बना रहे हैं। बीजेपी को अचानक ब्राह्मणों की याद इतनी तेज क्यों आने लगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए बीते 5 सालों में ब्राह्मणों के लिए या उनके खिलाफ जो कुछ भी हुआ उसे बेहद करीब से देखना होगा। खबर है कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है और इस खबर ने लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी नेताओं को हिलाकर रख दिया है। यूपी के 11% ब्राह्मणों को बनाने के लिए पार्टी अब नई नई तरकीबें सोच रही है और भगवान परशुराम उसके लिए सबसे जरूरी शस्त्र हैं। यूपी में सबसे ज्यादा आबादी है ओबीसी की, करीब 42%। यानी वोट बैंक में भी ये आबादी नंबर 1 है। फिर नंबर आता है दलित जो 22% है। उसके बाद आते हैं मुसलमान जो करीब 19% है। उसके बाद आते हैं जाटव जो करीब 14% है। उसके बाद आते हैं ब्राह्मण जो करीब 11 से 12% के बीच हैं। यानी वोट बैंक के लिहाज से देखें तो ब्राह्मणों का नंबर 5वां है। इसके बाद भी ब्राह्मण यूपी की पॉलिटिक्स में आजकल माननीय बने हुए हैं, क्योंकि यूपी का पॉलिटिकल ईसीजी ब्राह्मणों पर ही टिका होता है। लेकिन 2017 के बाद से ये ब्राह्मण बीजेपी से जरा खफा से हैं। इसकी एक नहीं कई वजहें हैं। इसमें से एक है एनकाउंटर पॉलिसी। विकास दुबे, अमर दुबे, प्रभात मिश्र, उमाकांत तिवारी समेत 6 ब्राह्मणों का एनकाउंटर हो गया। अगस्त 2018 में प्रदीप पांडे का एनकाउंटर हो गया। लखनऊ में सुनील शर्मा और राकेश पांडे का एनकाउंटर भी बहुत चर्चा में रहा। बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र बड़े ब्राह्मण नेता हैं और वो दावा करते हैं कि बीजेपी सरकार में 400 ब्राह्मणों को फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह दावा करते हैं कि बीजेपी सरकार में 500 ब्राह्मण नेता मारे गए। खुशी दुबे के हाथों की मेहंदी फीकी भी नहीं पड़ी कि उसे जेल में डाल दिया गया, जबकि बिकरू कांड में उसकी भूमिका अभी तक साफ नहीं है। 2017 में बीजेपी की सरकार बनते ही गोरखपुर वाले हरिशंकर तिवारी के हाथे पर छापा पड़ गया था। 2018 में गोरखपुर में बीजेपी ने ब्राह्मण उपेंद्र शुक्ला को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन आरोप है कि योगी ने आधे अधूरे मन से प्रचार किया और शुक्ला जी चुनाव हार गए। बीजेपी सरकार में हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या हो गई। सरकार उनकी जान बचा नहीं पाई। लखनऊ में विवेक तिवारी का फर्जी एनकाउंटर हुआ, जिसने सरकार की छवि को गहरा धक्का पहुंचाया और एंटी ब्राह्मण छवि बना दी। पूरी फहरिस्त है जिसने योगी सरकार के खिलाफ ब्राह्मणों में नाराजगी भर दी। राजनीति को सदैव ब्राह्मणों को लेकर बीजेपी इतना सीरियस है कि अभी तक यूपी के ब्राह्मण नेताओं के साथ साथ दिल्ली में 2-2 दौर की बैठकें हो चुकी हैं। एक बैठक चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ तो दूसरी बैठक जेपी नड्डा के साथ। लाख झंझावतों के बाद अजय मिश्रा टेनी को कैबिनेट से बीजेपी हटा नहीं पा रही। इसी बैठक में यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने 15 सूत्रीय एक पत्र सौंपा, जिसमें परशुराम भगवान की जन्मस्थली और लखनऊ के एक स्थल को उनके नाम पर विकसित करने का जिक्र किया गया। इसके बाद आला कमान ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई, जो 4 जनवरी से ही प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दौरे पर है और ब्राह्मणों के घर जा रही है। ब्राह्मण देखिए, ब्राह्मण नाराज नहीं, ब्राह्मण राष्ट्र के साथ है, ब्राह्मण सत्य के साथ है, ब्राह्मण धर्म के साथ है, संस्कृति के साथ है। ब्राह्मण त्याग करता, ब्राह्मण हमेशा प्रेम करता है उस पार्टी को जो देश की पार्टी है, राष्ट्र की पार्टी है, धर्म की पार्टी है, जो रक्षा करती है, सुरक्षा करती है, देश को चलाती है। ब्राह्मण उनके साथ है। ब्राह्मण कहीं नहीं जा रहे हैं। ब्राह्मण बड़े प्रेम से प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राम राज्य के सपनों के साथ। वैसे तो ब्राह्मणों के मामले में बीजेपी का रिकॉर्ड अगर देखने में खराब लगता है तो कागजों पर वो रिकॉर्ड अच्छा भी नजर आता है,
पिछले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों ने दिल खोलकर बीजेपी के पक्ष में वोट दिया, यानी कि 80% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया। साल 2012 में तकरीबन 38% ब्राह्मणों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। वहीं साल 2007 में तकरीबन 40% ब्राह्मण मतदाताओं ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। यानी कि पिछले 5 चुनावों पर नजर डाली जाए तो सबसे ज्यादा बीजेपी के विधायक 2017 में बीजेपी के टिकट पर चुनकर आए। यही नहीं, योगी सरकार में सबसे ज्यादा यानी कि कुल 8 ब्राह्मण मंत्री भी हैं। अकेले बीजेपी को ब्राह्मण नहीं चाहिए, समाजवादी पार्टी भी बीजेपी से नाराज ब्राह्मणों को अपने यहाँ खुलकर स्पेस दे रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।